हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. लास्ट टॉपिक में हमने किया था मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या चीज़ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या चीज़ है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग टुडे, दैट इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको आप कह रहे थे, दैट इज कापा, एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे कैसे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है. सबसे पहले आ रहे कापा, दैट इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी आप जिसको कहते हो. जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, कापा क्या होता है? व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी? दैट इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 unit वॉल्यूम फॉर ए गिवन कंसंट्रेशन. जितनी भी कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन की, उस सॉल्यूशन के 1 यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है उनकी कंडक्टेंस कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज सिंपली द कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ द थिंग हियर इज, अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देंगे तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट per unit volume of the solution that will decrease and ultimately this kappa will also decrease with the process of dilution or with decrease of concentration of the solution, right? Then coming to the molar conductivity, that is lambda m. lambda m को हमने लिखा था kappa into volume, और लैम्डा एम आपकी क्या है? लैम्डा एम इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 1 unit और you can say 1 gram mole of the electrolyte is present. That is giving you the molar conductivity of the solution. अब जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, एंड दिस इंक्रीज इन वॉल्यूम विल अल्टीमेटली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. तो दोनों चीज़ें डिफरेंट है. ध्यान रखना है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है, दैट विल डिक्रीज विद सॉल्यूशन, वेयर एज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑल्सो, दे बोथ विल इंक्रीज विद डाइल्यूशन. ठीक है. Now one more thing we are going to discuss here, कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, we are having 2 types of electrolytes, strong and weak electrolytes. इन strong और weak electrolytes की molar conductivity की वेरिएशन हमें कंसंट्रेशन के साथ देखनी है. अब सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स विच इज़ 100% डिसोशिएटेड व्हेन यू कन्वर्ट दैट इलेक्ट्रोलाइट और व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन. दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. 100% डिसोसिएशन. Whereas weak electrolyte is partially dissociated. वो डिपेंड करता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, उतना उसका डिसोसिएशन हो जाएगा. मीन्स सम ऑफ द सॉल्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू आयंस एंड सम विल रिमेन एज सच. तो इन दोनों की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है वो अभी हमें स्टडी करना है. We are going to draw a graph between the molar conductivity and the square root of the concentration.
अब ये हम किसके बेस पे कर रहे हैं, ग्राफ किस इक्वेशन पे बेस्ड, दैट इज एन इक्वेशन कॉल्ड एज डेबाय-हक्केल इक्वेशन, which is basically telling you the molar conductivity of any solution at a particular concentration, that is C, that is equal to molar conductivity at infinite dilution, means जब हमने बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया है, माइनस a अंडर रूट सी. a यहाँ क्या है, दैट इज ए कॉन्स्टेंट बेसिकली विच इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट और टेम्परेचर क्या है, और c कंसंट्रेशन, यहाँ लैम्डा एम सी एनी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी, और ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम लैम्डा एम इन्फिनिटी लिख देते हैं या लैम्डा एम नॉट भी लिख देते हैं कई बार. नाउ व्हाट विल बी द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग and weak electrolytes molar conductivity with concentration of the solution. अब हम दोनों की मोलर कंडक्टिविटी के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे. This kind of graph we are getting for a strong electrolyte and this kind of graph we are getting for a weak electrolyte. Now, why we are getting two different graphs and why we are getting two different kind of slopes or different extent of change of molar conductivity. सबसे पहले हम चल रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अभी हमने पढ़ा कि जो 100% डिसोशिएट हो जाता है, मीन्स जितना भी आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डाला वो सारा का सारा आयंस में कन्वर्ट हो गया. नाउ द थिंग हियर इज, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट मतलब आप उसकी कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं. जब आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज हो तो रहा है बट द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज इज नॉट वेरी हाई. और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखें, अगर यहाँ आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्टीप इंक्रीज है इन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब ऐसा क्यों कि वीक जहाँ नंबर ऑफ आयंस कम है उसमें मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है जबकि स्ट्रॉन्ग में कम हो रहा है. नाउ द थिंग हियर, स्ट्रॉन्ग में अब हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जो मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे. एक फैक्टर है कि नंबर ऑफ आयंस कितना है और दूसरा फैक्टर है मोबिलिटी ऑफ आयंस कैसी है, मूवमेंट ऑफ आयंस कैसी है. दोनों चीज़ों को अगर बढ़ा दें तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. अब डाइल्यूट करने पे सॉल्यूशन को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस को हम नहीं बढ़ा सकते बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मैक्सिमम नंबर, मीन्स वो 100% डिसोशिएटेड था इसलिए उससे ज़्यादा आयंस बनेंगे नहीं. लेकिन मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ जाएगी क्योंकि जब आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोशन ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ेगी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी. मीन्स इन दो फैक्टर में से सिर्फ एक फैक्टर ही है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में काम कर रहा है एंड दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब आ जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पे. वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब आप डाइल्यूट करते हो तो ये दोनों ही फैक्टर बढ़ते हैं. मोबिलिटी ऑफ आयंस तो बढ़ेगा ही क्योंकि आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दिया, लेकिन नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे. वो क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हो तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाती है, मीन्स उसके नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो जाएंगे. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपके दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए. दैट्स व्हाई देयर इज अ लार्ज इंक्रीज ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, whereas in case of strong electrolytes the extent of increase in molar conductivity is comparatively lesser.
So this is the variation of molar conductivity. Now one more thing in the graph, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करते जाएं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएं तो ये मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको यहाँ आके मिलती है. मीन्स दिस इज नथिंग, दिस इज नियरली ज़ीरो. ऑब्वियसली दिस विल नेवर बी कम्प्लीटली ज़ीरो, सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा वो. अब यहाँ जब आप आ गए, इसको आपने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, दिस इज लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इन्फिनिटी, कुछ भी आप लिख सकते हो इसको. मीन्स दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करनी है तो आप सीधा इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करते हो और यहाँ जो वैल्यू आती है वो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे देती है. बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप इस ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे तो दिस विल नॉट मीट द एक्सिस. दैट मीन्स कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई और तरीका अपनाना होगा. वी हैव सम अदर मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ molar conductivity of weak electrolyte, and that is based upon a law which is called as Kohlrausch law.